मध्य प्रदेश में चुनावी शोर थम गया है। शोर शराबे वाले प्रचार पर रोक लग गई है। अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन हो सकेगा। 17 नवंबर को प्रदेश की सभी सीटों पर एक साथ वोट पड़ेंगे। प्रचार के आखिरी दिन दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आरोपों प्रत्यारोप की तरकश का एक भी तीर बकाया नहीं रखा। कांग्रेस के बारे में सबसे ज्यादा गालियां देते हैं बीजेपी वाले। तुमने कुछ नहीं किया, अब फुक्कट में बैठ के खा रहे हो। मेहनत करा मुर्गी साहब, अंडा खाया फकीर साहब। मेहनत तो हम लोग करे, कांग्रेस के लोग। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार दिया है? आज सिर्फ प्रदेश में नहीं लेकिन देश में इतनी बेरोजगारी है कि 45 सालों से इतनी बेरोजगारी पूरे देश में नहीं रही है। सरकार ने 22,000 घोषणाएं की हैं। जरा बताइए मुझे, 22 इन्होंने पूरी की है? कि जिन घमंडियों ने दस्तावेज दे दिया भगवान का अस्तित्व नहीं, उन्हीं के बेटा बेटी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं राम भक्तों से वोट मांगने के। जब लक्ष्मी घर आती है तो क्या कांग्रेस का हाथ पकड़ के आती है? लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठकर आती है। चुनाव मैदान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर वार और पलटवार में कोई कसर नहीं बकाया रखी है। भाजपा की तरफ से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज समेत तमाम स्टार प्रचारकों ने केंद्र और राज्य सरकार के काम गिनाकर वोट मांगे। डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए। कांग्रेस को भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, सनातन विरोध पर घेरा तो कांग्रेस ने भी केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियां गिनाई। दोनों दलों ने अपने मैनिफेस्टो से भी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की और अब दोनों एक दूसरे को बेहतर स्थिति में बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड जनता को सौंप चुकी है। आने वाले 5 साल का खाका संकल्प पत्र के माध्यम से सौंप चुकी है। हमारे शीर्षस्थ नेता मोदी जी ने यहाँ पे 15 सभाएं की हैं। सड़कें पे जो एक जन आशीर्वाद हमें मिला वो बताता है कि प्रचंड विजय हम यहाँ पर हासिल करने वाले हैं। कांग्रेस आपस में लड़ रही है, कुर्ता फाड़ रही है और कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे के लिए प्रचार नहीं किया। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव में है, कांग्रेस तो है ही नहीं। जनसंपर्क हमारा महाजनसंपर्क और मेगा जनसंपर्क रहा और कोना कोना मध्य प्रदेश का हमने पहुंचने का काम किया। माननीय कमलनाथ जी ने 114 सभाएं करी, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से 114 दौरे होना मध्य प्रदेश में जो धुआंधार हमारा प्रचार है उसका प्रमाण है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए और माननीय पूर्व अध्यक्ष जी राहुल जी भी आए, प्रियंका जी के भी निरंतर दौरे चले, आला कमान के दौरे चले। जनता का विश्वास हमको हर जगह दिखा है। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में क्या होगा। दूसरी तरफ भाजपा की नाकामी ही नाकामी है, हताशा है, निराशा है। बीजेपी कांग्रेस की सीधी जंग के बीच बसपा सपा आप ने कई सीटों पर चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। इन दलों ने अधिकतर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बागियों पर दाव लगाया है। देखना यह है कि सत्ता की इस रेस में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा थम गया शोर, किसका जोर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। चुनाव प्रचार में कौन पड़ा किस पर भारी? चुनाव में गूंजे मुद्दों का जनता के जहन में कितना असर? भारतीय जनता पार्टी की कितनी मदद करेगा डबल इंजन सरकार का दांव? कर्ज माफी, OPS, जातिगत जनगणना के दांव से कांग्रेस को मिलेगा कितना फायदा? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स है जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से बुधवार को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव प्रचार था थम गया। पूरी ताकत इस चुनाव प्रचार में दोनों दलों ने झोंकी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। तमाम मुद्दों को लेकर दोनों दल आमने सामने रहे। दोनों दलों के जो दिग्गज हैं वो मैदान में रहे। एक दूसरे पर जिस तरह से व्यक्तिगत हमले भी हुए
और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई कि जो हमारा विजन है, जो हमारा काम है, वो आपसे बेहतर है। पिछले करीब 1.5 महीनों पर नजर डाली जाए तो एमपी में चुनावी प्रचार जोर शोर के साथ चला। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों के साथ जिस तरह से मैंने जिक्र किया, पूरी जोर आजमाइश देखी गई। जनता से जुड़े मुद्दों के साथ ही कई राष्ट्रीय मुद्दे चुनावी समर में तैरते हुए नजर आए। बीजेपी ने जहां डबल इंजन के फायदे बताए तो मोदी की गारंटी और मोदी के मन में एमपी की भी बात की, तो वही कांग्रेस ने अपने वचनों के साथ हुंकार भरी है। अब फैसला जनता के हाथ में है जब 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन अभी जो वक्त बचा है उस वक्त में चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल, मतदाताओं तक पहुंचेंगे, डोर टू डोर दस्तक देंगे और जो बचा हुआ समय है उसमें एक बार फिर जनता को बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं, अगर वो चुन के आते हैं तो तमाम सारे काम आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके हित में हमारी सरकार करेगी। आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में आज हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, स्वागत करूंगा रमेश जी आपका। हमारे साथ में ब्रजगोपाल लोहिया साहब, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है लोहिया साहब आपका। और हमारे साथ में अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, स्वागत है अमित जी आपका। सबसे पहले रमेश जी आपके पास में आता हूँ। अब जिस तरह से तकरीबन मान लिया जाए 1.25 महीना 1.5 महीना ही माना जाए कि जिस तरह से जो धुआंधार चुनाव प्रचार रहा है, अब प्रचार थम चुका है। किस रूप में या किस तरह से आंकेंगे इस जंग को, इस लड़ाई को? देखिए, मोटे तौर पर, तकनीकी तौर पर तो ये ठीक है कि जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई, आचार संहिता लगी, उस दिन से प्रचार शुरू हुआ। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से आप अगर देखें राजेश जी, तो पिछले 1 साल से दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में लगी रहीं, दोनों का। और प्रचार की दृष्टि से अगर देखें तो कांग्रेस शुरू में बहुत आक्रामक थी, भाजपा पर भारी लगने लगी थी। लेकिन अंतिम समय आते आते भाजपा ने अपनी जो केंद्रीय टोली को उतारा, केंद्रीय मंत्री को उतारा, प्रधानमंत्री अमित शाह आए, उसमें फिर ऐसा लगा कि कांग्रेस थोड़ा सा पीछे हुई, या जिसको कह सकते हैं कि पहले जो तेज दौड़ता है उसको आखिर में थोड़ी सी थकान लगने लगती है। लेकिन अंतिम क्षणों में भाजपा अपेक्षाकृत ज़्यादा आक्रामक दिखी। अब दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी और दोनों की जो बातें हैं उसमें एक प्रकार से कई बार तो मुझे लगता है कि लोक लुभावन जो वादे किए हैं कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी, उसमें एक कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। एक बात अगर इन्होंने की तो उसको बढ़ा करके दूसरे ने की और उससे बढ़ा करके पहले ने की। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा रोचक इस बार का प्रचार रहा। और कहीं ना कहीं इसमें दोनों दलों ने अपनी जो बात कही उससे ज़्यादा दूसरे की उन्होंने आलोचना की। और आखिर में भाजपा ने थोड़ी सी अपने स्टैंड बदला और बदल करके कांग्रेस की आलोचना उतना कम करके उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे उसमें जोड़े, 370 जोड़ा, राम मंदिर जोड़ा, एक कश्मीर का मुद्दा और जोड़ा। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने जोड़ करके थोड़ा सा वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ले गए उसको। तो ये भी एक उनकी अपनी रणनीति है। लेकिन राजेश जी, अब मुझे लग रहा है कि मतदान का परिणाम मतदान के प्रतिशत पर निर्भर करेगा कि जो राजनीतिक दल अपने समर्थक मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाएगा, वो मतदाता, वो राजनीतिक दल अपेक्षाकृत सफल होगा। अब दोनों दल कल और परसों 2 दिन किस रणनीति के तहत काम करते हैं, इस पर परिणाम निर्भर करेगा। बेहतर बात रमेश शर्मा साहब कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज पर सारा कुछ दारोमदार रहेगा और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और चुनाव में जनता जिस ओर हो जाएगी उसी की वैतरणी पार होगी। सीधे लोहिया साहब के पास में आता हूं। लोहिया साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए इस चुनाव में तो कुछ एक अलग तरीके से, अलग स्ट्रेटजी के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई नजर आई। आपका जो फार्मूला था डबल इंजन का और मोदी की गारंटी और मोदी के मन में एमपी, आपको लगता है कि ये जो चीजें रही हैं इससे भारतीय जनता पार्टी जनता के और करीब पहुंची है? हालांकि कांग्रेस तमाम तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। देखिए राजेश जी, हम हर तरीके से जनता के पास पहुंचे हैं। हम पहले जन आशीर्वाद यात्रा लेकर जनता के पास गए। हमने पहले राजनीतिक दल है जिसने 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि 2003 में जिस मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम सरकार में आए थे, तो हमने इन 20 वर्षों में मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का जो काम किया है, हमने वो रिपोर्ट कार्ड भी सौंपा है। हमने
दीपावली के एक दिन पहले मध्य प्रदेश की जनता को वो विजन भी सौंपा है कि आने वाले 5 साल भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। हमने मध्य प्रदेश की जनता को ये भी बताया है कि किस तरह नरेंद्र मोदी जी के 9.5 वर्षों के कार्यकाल में देश के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। हमने ये भी जनता को बताया है कि किस तरह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित हुए। हमने ये भी बताया है कि किस तरह हिंदू सनातन संस्कृति जिसको तोड़ने के, जिसको कमजोर करने के काम पिछले 75 सालों में हुए, उनको हमने किस तरह आगे बढ़ाया है। हमने ये भी बताने का काम किया है कि किस तरह एक गौरवशाली और वैभवशाली राष्ट्र होना चाहिए था, जो नहीं बन पाया था कांग्रेस के समय में, वो किस तरह से बन रहा है और किस तरह भारत की इज्जत दुनिया में बढ़ रही है। एक समय था जब दुनिया भारत के फैसले करती थी, आज समय है कि भारत दुनिया के फैसले करता है। ये बढ़ता हुआ भारत है, ये नया भारत है, ये 21वीं शताब्दी का भारत है और ये 21वीं शताब्दी का मध्य प्रदेश है। परंतु एक बात जो मैं खास आपको जोड़ना चाहूंगा राजेश जी, छोटी सी है कि परंतु हम अकेले राजनीतिक दल थे इस चुनाव में जो दोनों चीजें एक साथ बता रहे थे कि हमने भूतकाल में क्या किया है, वर्तमान आज कैसा है और भविष्य की योजना क्या है। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने भविष्य के तो सुनहरे सपने दिखाए, परंतु अपने उस काले अतीत को छुपाने का काम किया है कि आपने अतीत में इस जनता के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं के लिए कभी किया कुछ नहीं है, वो रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया। ये इस चुनाव प्रचार में अगर सबसे बड़ी कमी थी तो ये कमी। अमित शर्मा जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो तमाम सारी चीजें, चाहे वो 20 साल में या 18.5 साल में जो कुछ प्रदेश सरकार ने किया या फिर मोदी सरकार ने जिस तरह से चीज किया, उस विजन के साथ, उस डेवलपमेंट के साथ गए हैं। हालांकि आप अपने वचनों के साथ सामने आए हैं, किस रूप में देखते हैं संघ को? देखिए, सबसे पहले राजेश जी, चुनाव में तो हर राजनीतिक दल अपनी जितनी कोशिश होती है वो हर कार्यकर्ता और नेता अपनी कोशिश जनता के बीच करते हैं। मुख्य बात इस चुनाव में ये देखने को आई कि जो हमारा मुकाबला मुख्य दल जो भारतीय जनता पार्टी से था, जब हम शुरुआत में इस बात पर गौर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार थी, 6 इंजन ऊपर से आए जो केंद्र ने काम करे, उस केंद्र के आधार पर 6 डब्बे यहाँ लगाए गए। जैसे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, आप देखिए बड़े नाम है। इन 6 डब्बों पर जब लगातार हम चुनाव, इस शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि केंद्र की जो नीतियां हैं, केंद्र के जो करे हुए काम है, ये 6 डब्बे मध्य प्रदेश का एक इंजन, ये दोनों कारगर होंगे। हम केंद्र के एक इंजन की बात करें तो आप देखिए धीरे धीरे जब अंतिम चरण में चुनाव आता गया तो नरेंद्र सिंह तोमर लगातार उनके बेटे के द्वारा जो 100 करोड़ का भ्रष्टाचार का एक वीडियो उनके ही द्वारा जो वायरल होता गया वो उसमें गिरते गए। प्रहलाद पटेल अपने क्षेत्र में गिरते गए। कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी विधानसभा से इंदौर में ही दूसरी जगह नहीं जा पाए, मध्य प्रदेश की तो दूसरी बात रही। तो ये बाहर का काम ही नहीं दिया था, मोदी जी थे, अमित शाह जी थे। देखिए, लेकिन वो भी केंद्र का हिस्सा थे, तो एक 6 डब्बे तो उतारे थे। एक इंजन तो केंद्र का था और एक इंजन जो राज्य का इंजन था, जो लगातार चालू था, उसको रोकने का काम स्वयं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व ने कर दिया। तो दोनों इंजन जो जनता ने देखे फेल होते हुए, इससे स्पष्ट हुआ कि जब हम जनता के बीच गए तो लगातार जो 1.5 करोड़ लोग जो मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं, उसका सवाल उठाने का जब काम किया तो उसका समर्थन करने का काम जनता ने किया। किसान की दर जो आत्महत्या में लगातार मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में बढ़ती गई और ये आमदनी दुगनी करने की बात करते गए, लेकिन किसानों की मौत दुगनी होती गई, उसकी परिवार का संकट दुगना बढ़ता गया। इस बात को जब हमने बात उठाई कमलनाथ जी के नेतृत्व में तो जनता ने उसका समर्थन दिया। आप देखिए कि कई जगह ऐसे जगह थे जो चंबल के में और आज बिंद में कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो पिछले 20 वर्षों से करे काम में, उनके कामों के सामने बैनर लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे। आज जनता ने उन्हें दौड़ाने का काम किया। आज हम अगर महिलाओं के अत्याचार की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे विधायक थे जो महिलाओं के सवाल करते थे, तो शायद महिलाएं उनके उस कार्यकर्ता के तौर पर भी उन्होंने जुड़ने का काम नहीं किया। तो मैं देखो, आप लगातार जिस तरीके से चुनाव उठा था, भारतीय जनता पार्टी जो रोड मैप से अपने विकास के काम से आती सरकती वो 370 और राम मंदिर पर आती गई और ये वही स्थिति पैदा हुई कि वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, जैसे तोड़ दे दुश्मन की नली और जय बजरंग बली कर्नाटक में हुआ, ये लास्ट में उस
रोड मैप पे आने की कोशिश करी, लेकिन मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ अमित जी आता हूं, रमेश शर्मा साहब के पास आखिरी बात है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता इस 25 वर्षों में इन बातों से पेट भर गया। वो अब विकास चाहती थी, तो कांग्रेस की और कमलनाथ जी की बात उन्होंने विकास के मुद्दे पर सुनी। चलिए रमेश शर्मा साहब, अगर इस इलेक्शन को देखें, यह भी कहा गया, हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान कि बहुत चर्चा में रहा कि एक साइलेंट तरीके का इस बार का जो चुनाव दिख रहा है, जनता का रिएक्शन भी उस हिसाब से नहीं दिखा जिस तरह से अन्य इलेक्शन में देखा जाता है। क्या कहें, क्या जनता में वो उत्साह नहीं दिखा, या फिर जो साइलेंट वोटर था वो इस बारी के इंतजार में है कि जब उसका मौका आएगा 17 नवंबर को, तब वो अपना जलवा उस दिन दिखाएंगे, जो पार्टियां हैं उनको जलवा दिखा लेने दीजिए। किस रूप में देखते हैं इस स्थिति को? देखिए, जो मुझे लग रहा है, सत्य तो भगवान जी जाने, जो समय के साथ प्रकट होगा, लेकिन जिस तरीके से प्रचार में दोनों पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रही, संघर्ष, इस बार का संघर्ष भी 2018 की तरह मुझे बिल्कुल बराबरी जैसा दिखा। तो मतदाता जो था वो साइलेंट हुआ, मतदाता, समर्थक मतदाता भी साइलेंट हुआ और विरोधी मतदाता भी साइलेंट हुआ। मेरा ऐसा अपना अनुमान है कि 80% मतदाता साइलेंट रहा, 20% लोगों ने ही खुलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, किसी के समर्थन में या किसी के विरुद्ध में। तो मुझे जो लग रहा है, ये मतदाता जो साइलेंट मतदाता है, इसके मन में कुछ होगा और इसी के मतदान पर निर्भर करेगा। और मुझे जो लग रहा है कि साइलेंट जो मतदाता है, मुझे इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ते हुए का मेरा अनुमान है। मुझे जो लग रहा है कि 65% से तो ऊपर मतदान होगा। अगर 70% भी क्रॉस कर जाए मध्य प्रदेश का मतदान 17 तारीख को, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। क्या सर रमेश जी, क्या ये स्थितियां ये बताती हैं कि कई जो रिजल्ट हैं या कई तरह की जो चीजें हैं अप्रत्याशित भी नजर आएंगी इस इलेक्शन में? ये बिल्कुल राजेश जी, इस बार उलटफेर होगी रिजल्टों की। और ठीक है कि भाजपा जीतेगी कहीं और कहीं कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ये उलटफेर होगी कि जहां जो व्यक्ति दमदार था वो रुक जाए और दूसरा व्यक्ति जीत जाए। क्योंकि इस बार विद्रोह जो है दोनों पार्टियों में, जिस तरह का विद्रोह है, और विशेषकर जो सबसे ज्यादा विद्रोह देखने को मिल रहा है, ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिल रहा है, रीवा संभाग में देखने को मिल रहा है, बुंदेलखंड में देखने को मिल रहा है। तो ये जो विद्रोह है, ये परिणामों को बहुत उलटफेर करने वाला है। यद्यपि जिस तरीके से अगर पिछला चुनाव देखें, तो पिछले चुनाव में 4 सीट तो ऐसी जीते थे कि नोटा का वोट जो था वो हार जीत के प्रतिशत से अधिक था। तो कुल मिलाकर के ये जो विद्रोह है, ये परिणामों को प्रभावित करेगा और आश्चर्यजनक तरीके से लंबे समय से आप भी चर्चा करते आए हैं कि जो 2023 का जो चुनाव है कुछ अलग परिदृश्य का होगा और इस तरह की चीजें दिख भी रही हैं। सीधे लोहिया साहब के पास में आऊंगा। लोहिया साहब, आप पहले मैंने जिक्र किया कि आप डबल इंजन के फार्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। आप प्रदेश की 18 या 20 सालों की जो उपलब्धियां हैं वो आप जनता के बीच में रख रहे हैं, मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, 2018 में जिस तरह से किसानों की जो कर्ज माफी का मुद्दा था, एक बड़ा मुद्दा रहा और उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला। अब कर्ज माफी के साथ उन्होंने ओपीएस, जातिगत जनगणना को भी जोड़ा है। क्या ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस इलेक्शन में? देखिए राजेश जी, राजनीति में कुछ बातें बिल्कुल सच होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि शुरुआत के चरण में राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश आ रहे थे तो वो बड़ी चर्चा कर रहे थे जातिगत जनगणना की, और जो आज मुझे लगता है चुनाव प्रचार समाप्त होते होते उन्होंने उसे बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आपकी कथनी और करनी अलग अलग थी, इसलिए आपको बैक स्टेप लेना पड़ा और आप पीछे हटे। एक बात और कहता हूं, मेरे साथी अभी कह रहे थे, लेकिन नहीं, अब उससे आगे बढ़ गया ना, वो तो उससे आगे बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं कि 150 सीटें जीतेंगे। नहीं, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। देखिए, सीटें कांग्रेस पार्टी की ये बड़ी विडंबना है। आपको याद होगा 2019 में राहुल गांधी जी 272 सीट से ज्यादा जीतने की बात कह रहे थे, जीते 54। यदि उसी हिसाब से आप हिसाब लगा लें तो यहाँ क्या स्थिति बनना चाहिए, आपको समझ बहुत बेहतर आ जाएगा। राहुल गांधी जी की बातों को न कांग्रेस गंभीरता से लेती, न जनता गंभीरता से लेती। एक और बात करता हूं, मेरे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कैद हो गए। मैं बताता हूं आदरणीय आपको कि आज भी नरेंद्र सिंह तोमर जी अम्बाहा, महगांव विधानसभा में प्रचार में थे। आज भी जब अंतिम दिन था, आज भी प्रहलाद पटेल जी शाम को 4:30 बजे अपनी खुद की विधानसभा पहुंचे हैं। पिछले 8 दिन का आप शेड्यूल देखें, मैं भेज दूंगा आपको। परंतु बात ये नहीं है, बात महत्वपूर्ण कुछ और है।
इस दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी है राजेश जी, उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम तो हमारे विषय में तो आप कह सकते हैं कि हमारा कांग्रेस से विरोध है इसलिए हम उसके खिलाफ बोलते हैं, परंतु इनके एक मित्र भी आए थे इस दौरान यहाँ चुनाव प्रचार में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। वो मध्य प्रदेश की धरती से ये कहकर गए कि ये कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इसे वोट मत दे देना। देखिए, ये मित्र जब इस तरह के आरोप लगाता है तो गंभीरता उनकी बहुत बढ़ जाती है। तो मध्य प्रदेश की जनता को संदेश देने का काम बहुत लोगों ने किया है। जो ये अभी कह रहे थे कि हमने ये किया, हाँ, कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि वो कभी अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बताती। हम सुनहरे सपने दिखाएंगे, ये कभी नहीं बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में हमने इसे क्यों लागू नहीं किया, हमने राजस्थान में क्यों लागू नहीं किया। परंतु आज चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जो रमेश जी ने कहा है कि बड़े अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं, बिल्कुल निश्चित सत्य है रमेश जी। कांग्रेस के इतने बड़े बड़े किले ढहने वाले हैं कि 3 दिसंबर को आप और हम आश्चर्य करेंगे, क्योंकि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में झूठ और सच का चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव इसका है कि केवल वादे करो, खो-खो की तरह केवल आप खो करो और भाग जाओ। टच एंड गो की पॉलिटिक्स अब मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी, इस राष्ट्र में नहीं चलेगी। हालांकि रमेश जी ने, लेकिन हालांकि रमेश जी ने कांग्रेस के लिए नहीं कहा है, उन्होंने इन ऑल चुनाव के लिए कहा है कि इस बार के जो परिणाम आएंगे काफी प्रत्याशित होंगे। सीधे अमित जी जवाब दे दीजिए। लोहा जी कुछ बातों को कह रहे थे कि प्रहलाद पटेल जी वहां गए, कैलाश विजयवर्गीय जी वहां गए। 8 दिन का रोड मैप आप उठा के देख लीजिए, मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब मीडिया दिखाती है कि कितने चिंतित और विचलित हो रहे थे। अब मैं आपको, अब देखिए, मैं मुद्दे की बात, रोड मैप की बात करूं कि धीरे धीरे आप रोड मैप से हटाकर आपने शिवराज जी को जिस तरीके से पीछे करा और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जो आगे करने की कोशिश करी, आपने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, तो मध्य प्रदेश के मन में 2008 में मोदी क्यों नहीं था, 18 में मोदी क्यों नहीं थे, 13 में मोदी क्यों नहीं थे, ये मध्य प्रदेश के मन में शिवराज कब निकल गए। तो ये जो शिवराज निकाले गए मध्य प्रदेश के मन से, ये मध्य प्रदेश की जनता जो अब इसलिए निकाले गए क्योंकि जो लगातार हो रहे 20 साल में भ्रष्टाचार, महिलाओं में अपराध और किसानों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ जो जिस तरीके से आवाज मध्य प्रदेश की जनता ने उठाई है, और अंबाबो इसलिए गए क्योंकि जब मीडिया ने दिमनी में सवाल पूछा कि आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप सच में क्यों भाग रहे हैं, इसका जवाब दीजिए, तो आप देखिए नरेंद्र सिंह तोमर उसका जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए वो अंबा भाग गए थे। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अब तो खैर 4 साल, अब 17 तारीख को लोया जी ये जनता बताएगी कितनी सीटें हो रही हैं। और रही बात, आप कह रहे थे कि राहुल गांधी जी सीटों की बात करते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी कहते थे स्टार्टिंग में अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार, तो अब आपका एक भी नेता केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं कह रहा अब की बार 200 पार, क्योंकि आपको पता है अब की बार 50 में रहने बार। चलिए तो ऐसा कुछ कहेंगे, मैं सीधे रमेश जी के पास में छोटी सी बात कह रहा था। जी, छोटी सी बात कह रहा था, मेरे मित्र को शायद मालूम नहीं है कि हमने उस वीडियो के खिलाफ FIR दर्ज करी है। और एक बात फिर से कहता हूं, तो कांग्रेस पार्टी उस वीडियो की जिम्मेवारी और प्रामाणिकता के साथ खड़े होने तैयार है। मैं तो प्रामाणिकता के साथ जिसके बात कर रहा है वो बता रहा है, प्रमाणित करते हैं वो वीडियो जिससे नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के की बात चल रही है। चलिए मैं चाहता हूं वो बात, मुझे लगता है कि बात 5 करोड़ 100 करोड़ चलिए वक्त कम है लोया साहब, अमित जी वक्त कम है, रमेश जी के पास में आऊंगा। रमेश जी मैं, चलिए ठीक है, बात आ गई है। रमेश जी अब सवाल इस बात को लेकर, हम बीजेपी और कांग्रेस की बहुत चर्चा करते आए हैं, लेकिन और दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों की कोशिश यही रही, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में रही कि 41% से बढ़ाकर इसको 51% तक लिया जाए, कांग्रेस भी इसी प्रयास में रही। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अन्य जो दल है, कई दल भी इस चुनाव में आए, क्या लगता है कहीं ना कहीं उनका भी जोर दिखेगा, भले ना सही उस स्तर पर वो सामने आ सके, लेकिन जो गुणा गणित है वो प्रभावित करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से ये जो छोटे दल दूसरे हैं, ये ठीक है कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी, मुझे उनकी संख्या जो है 10-12 से ज्यादा टोटल में नहीं दिख रही, और वोट का प्रतिशत मेरी दृष्टि से 82, 83, 84% तक वोट जी भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही रहने वाला है। बाकी सब में 16 से 18% वोट बाहर जा सकता है। उसमें मान करके चलिए 7-8% निर्दलियों का मान लें और 8-10% अन्य दलों का मान लें, तो मुझे वो 10-12 से संख्या से ज्यादा नहीं दिख रही। लेकिन ये तीनों दल मिलाकर के भले ही जीत
5 जीतें, 8 जीतें या 10 जीतें, लेकिन कम से कम 20 से 30 सीटों के रिजल्ट को इधर से उधर करेंगे, या तो इसकी जगह उधर कर देंगे, उधर का इधर कर देंगे। चलिए, बेहतर बात रमेश जी कर रहे हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एमपी के मन में मोदी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि एमपी के मन में कमलनाथ, एमपी के मन में राहुल गांधी, लेकिन कुल मिलाकर लोकतंत्र में जनता ही तय करेगी कि किसके मन में क्या, और उसके मन में जो बैठ जाएगा और उसके मन को जो भा जाएगा वही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचेगा। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से जो चुनावी शोर था, भले अभी थम चुका है, डोर टू डोर जो कैंपेन है वो अभी चलेगा, और 17 नवंबर को प्रदेश की जनता जब मतदान करेगी और अपनी पसंद की सरकार, अपने पसंद का जनप्रतिनिधि चुनेगी। IND एजेंडा है बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।